हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, जो कि 23 जून 1757 को लड़ी गई थी। प्लासी की जो लड़ाई है वो सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल के नवाब थे, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ी गई। ये लड़ाई के होने का कारण क्या है? हुआ यूं कि बंगाल के अंदर कोलकाता में अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिना नवाब की परमिशन लिए, यानी कि सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे, उनकी परमिशन लिए बिना कंपनी ने एक अपना ट्रेड सेंटर खड़ा कर लिया फॉर सिक्योरिटी रीजंस, यानी कि अपने आप को सिक्योर करने के लिए या अपने आप को, अपने ट्रेड सेंटर को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। अब ट्रेड सेंटर बनाया गया, लेकिन उसके लिए परमिशन नहीं दी गई, और इसी बात से जो सिराजुद्दौला थे वो काफ़ी खफा थे, काफ़ी दुखी थे, वो काफ़ी गुस्से में थे कि मैं नवाब हूँ और मुझसे परमिशन क्यों नहीं दी। इस कारण उन्होंने उस किले पे, वो जो ट्रेड सेंटर था, उस पर हमला किया और उसको तोड़ फोड़ दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको नष्ट कर दिया। जब ये बात की खबर रॉबर्ट क्लाइव तक पहुंची, जो कि चेन्नई में थे उस समय, मद्रास में थे उस समय, तो वो एक छोटी सी आर्मी लेकर, कुछ सिपाहियों की टुकड़ी लेकर वो बंगाल पहुंचे। लेकिन जब वो यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो सिराजुद्दौला है, उनकी आर्मी काफ़ी बड़ी है, और इतनी बड़ी तादाद में आर्मी फौज से लड़ पाना छोटी सी टुकड़ी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। इस कारण उन्होंने और सहारा लिया, यानी कि उन्होंने साजिश रची। उन्होंने जो सिराजुद्दौला के कमांडर इन चीफ थे, जो उनके सेनापति थे, जिनका नाम था मीर जाफर, उनको रॉबर्ट क्लाइव ने घूस देकर अपने साथ मिला लिया। इसके साथ ही वहाँ के एक सेठ अमीचंद जो थे, उनको भी उन्होंने अपने साथ मिला लिया, और उनको लालच दिया गया कि अगर वो युद्ध जीत जाते हैं तो वो मीर जाफर को वहाँ का, बंगाल का राजा बना देंगे। और इस प्रकार वो दोनों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सपोर्ट में आ गए। और जब ये युद्ध शुरू हुआ तो इन दोनों ने, जो कि पहले से ही इन लोगों ने तय कर लिया था कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ही लड़ेंगे, तो इस प्रकार जब सेनापति ही सामने वाली फौज के साथ मिल चुका था, तो ऑब्वियसली सिराजुद्दौला की हार निश्चित थी, और बैटल ऑफ प्लासी जो है वो आधे दिन में ही समाप्त हो गई और सिराजुद्दौला की हार हुई। और इस प्रकार बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत ली, और इस प्रकार उन्होंने भारत के अंदर अपना दबदबा बढ़ाने की तरफ, पूरे भारत पर कंट्रोल करने के लिए ये उनका पहला कदम था। थैंक यू। हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। बैटल ऑफ बक्सर जो है वो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई थी। ये जो लड़ाई थी, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के 3 राजाओं के बीच में, तीनों राजाओं की एक ही टीम थी, यानी कि एक तरफ थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ थे हमारे नवाब ऑफ अवध, देन मीर कासिम, और तीसरे थे इनके साथ शाह आलम। हुआ यूं कि जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। बैटल ऑफ प्लासी में जब अंग्रेजों ने युद्ध जीत लिया तो उसके बाद सिराजुद्दौला की जगह पर इन्होंने मीर जाफर को वहाँ का, बंगाल का नवाब बना दिया। अब बंगाल जो कि एक बहुत बड़ा प्रोविंस है, बहुत ही बड़ा ही ये एक प्रांत था, इस पर कब्जा अंग्रेजों के लिए रियल में ही बहुत ही बड़ी जीत थी। ये उनका भारत के अंदर कंट्रोल की तरफ पहला कदम था। मीर जाफर जो थे, उनके कार्यकाल में अंग्रेज पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे। वो पूरी तरह से अपना जो फायदा कोलकाता से, बंगाल से उठाना चाहते थे, वो नहीं उठा पा रहे थे। इस कारण उन्होंने मीर जाफर को हटाकर उनकी जगह पर मीर कासिम को राजा बना दिया। अब मीर कासिम जो थे वो भी मीर जाफर की तरह ही अंग्रेजों के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाए, यानी कि अंग्रेज उनके कार्यकाल से, उनके काम से भी संतुष्ट नहीं थे। यानी कि अंग्रेज जो कि पूर्ण रूप से फायदा कमाना चाहते थे भारत से अपना, वो पूरा फायदा नहीं कमा पा रहे थे। इस कारण
मीर कासिम जो थे उनको भी उन्होंने हटा दिया और फिर से मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा आप, क्योंकि मीर जाफर जो कि पहले राजा थे, उनके बाद मीर कासिम को बनाया गया और उसके बाद फिर से मीर जाफर को बनाया गया, यानी 2 बार मीर जाफर को बनाया गया और फाइनली जो था वो मीर जाफर ही गद्दी पर बिठाए गए। और जब मीर जाफर को दोबारा गद्दी मिली तो मीर कासिम वहां से भागकर अवध के नवाब के पास उन्होंने शरण ले ली। जब वो अवध के नवाब के पास पहुंचे तो वहां पर पहले से ही शाह आलम मौजूद थे। वहां पर पहले से ही मुगल एम्परर शाह आलम जो थे वो मौजूद थे और ये तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध लड़ेंगे। और इन तीनों ने टीम अप किया, इन तीनों ने अपना हाथ मिलाया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और इसी लड़ाई को बैटल ऑफ बक्सर के रूप में जाना जाता है। थैंक यू। अब ये जो बैटल ऑफ बक्सर थी, ये युद्ध शुरू हुआ और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और यूनाइटेड आर्मी जो कि शाह आलम, मीर जाफर और अवध के नवाब जो थे, इन तीनों की जो जॉइंट आर्मी थी वो हार गई और इस प्रकार बक्सर का युद्ध भी अंग्रेजों के द्वारा जीत गया। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के बारे में, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक ऐसी योजना थी जिसके द्वारा ब्रिटिश एम्पायर भारत में तेज़ी से अपने पैर पसार सके। इसके लिए ये अलायंस यानी कि ये योजना बनाई गई थी। इसको बनाया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। इसकी कुछ शर्तें, जैसे कि आपके एक प्रश्न भी है इसी बुक के अंदर कि व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में जानिए। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था क्या? एक्चुअली एक इस प्रकार की योजना थी, इसको स्वीट पॉइजन का नाम भी दिया गया है। इसमें जो भी स्टेट सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लेती है यानी इसको एक्सेप्ट करती है, सबसे पहली बात कि वहाँ पर अंग्रेज़ सरकार अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी उस स्टेट को देगी ताकि वो विदेशी ताकतों से या किसी अन्य राजाओं से उनकी रक्षा कर सके। यानी कि उनका पहला पॉइंट ये था कि जो भी राज्य सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट करता है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फ़ौज, अपनी आर्मी उस राज्य को देगी उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। ये उनका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि बदले में, अब अंग्रेज़ों ने अपनी आर्मी दी लेकिन बिना मतलब के, बिना वजह तो वो लोग नहीं देंगे। अब बदले में वो आर्मी का पूरा खर्चा जो है, जो भी एक्सपेंस है पूरी आर्मी का, वो आर्मी का एक्सपेंस पूरा वो राज्य सरकार, वो राज्य जिसने वो एक्सेप्ट किया है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, वो राज्य पूरा खर्चा आर्मी का उठाएगा। यानी कि वो पूरा खर्चा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। अगर वो पूरा खर्चा नहीं देगा तो उसके बदले में वो कोई प्रोविंस यानी कि अपना कोई राज्य का कुछ हिस्सा वो अंग्रेज़ सरकार को दे देगा ताकि उससे आने वाले रेवेन्यू से अंग्रेज़ सरकार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना आर्मी का वो खर्चा वहाँ से निकाल सके। अब तीसरा पॉइंट इसमें ये था कि कोई भी राज्य बिना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन के युद्ध नहीं लड़ सकता। यानी कि आप सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट करने के बाद किसी भी बाहरी राज्य के साथ, किसी भी राजा के साथ युद्ध नहीं लड़ सकते हैं बिना कंपनी की परमिशन के, और ना ही उनके साथ कोई ट्रीटी यानी कोई संधि, कोई एग्रीमेंट आप कर सकते हैं। ये सब चीज़ों पर बंदी आ जाएगी। अगला पॉइंट इसमें था कि आपके राज्य में एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी कि अंग्रेज़ों का एक नुमाइंदा, एक व्यक्ति जो आपके कार्य पर, आपके राजकाज पर नज़र रखेगा। एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव आपके राज्य में अंग्रेज़ सरकार वहाँ पर भेजेगी, वहाँ पर एक व्यक्ति अंग्रेज़ों का रहेगा। और पांचवा पॉइंट इसमें ये था कि आप किसी भी दूसरे विदेशी नागरिक को या दूसरे विदेशियों को अपने राज्य के अंदर आने नहीं दोगे, उनको आने की परमिशन नहीं दी जाएगी। ये जो पांचों शर्तें हमने देखी, ये पांचों शर्तें राजाओं के फेवर में कम और अंग्रेज़ सरकार के फेवर में, ईस्ट इंडिया कंपनी की फेवर में ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी हमारे देश के काफ़ी राजाओं ने इसको एक्सेप्ट किया। इसको एक्सेप्ट करने वाले पहले राज्यों में से कुछ थे निज़ाम, मैसूर, होलकर जैसे कुछ राज्य। लेकिन इसको स्वीट पॉइजन कहा गया और जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों ने इसको एक्सेप्ट किया, वैसे वैसे अंग्रेज़ सरकार का कंपनी रूल जो था वो धीरे धीरे भारत में बढ़ता चला गया। और ये जो अलायंस है, इसको स्वीट पॉइजन का नाम भी दिया गया है। थैंक यू। सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करने का प्रस्ताव भेजा गया टीपू सुल्तान के पास, लेकिन टीपू सुल्तान ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया।
इसके बाद निज़ाम की मदद से, निज़ाम की सपोर्ट से कंपनी ने टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और ये था चौथा युद्ध मैसूर का। टीपू सुल्तान, जिनको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है, वो इस युद्ध में, इस जॉइंट आर्मी के खिलाफ नहीं टिक पाए और वो इस युद्ध में उनकी मौत हो गई और इस प्रकार मैसूर राज्य जो था वो भी अंग्रेज़ों की झोली में चला गया।